Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Faiza Shaheen with your lecture number 19 on intelligence. This concept is studied under Educational Psychology EDUC 3112. In this lecture we will see that what is the concept of intelligence and what are the theories of intelligence. Concept of intelligence. Before starting it, I have a question for you students that what do you know about intelligence? हम कैसे कह देते हैं कि कोई एक स्टूडेंट ज़्यादा ज़हीन है, कोई कम ज़हीन है, या अगर हमारी सक्सेस, हमारी सोशल लाइफ या हमारी एकेडमिक लाइफ में कोई सक्सेसफुल है तो हम ये कहते हैं कि बहुत ज़हीन है. ये ज़रूरी नहीं है कि जो पीपल इंटेलिजेंट हैं वो हाई स्कोर भी लेते हैं. इंटेलिजेंस कहाँ हार्ड वर्क के साथ मिक्स हो जाती है और इंटेलिजेंस का ताल्लुक सिर्फ एकेडमिक प्रोफिशिएंसी से है या फिर हमारी सोशल एडजस्टमेंट और डिफरेंट लाइफ की एक्टिविटीज के साथ भी इसका ताल्लुक है. इन तमाम चीज़ों को हम इन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस में देखेंगे. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल वेरिएबल्स विच अफेक्ट स्कूलिंग इज इंटेलिजेंस. ये तो अंडरस्टूड फैक्ट है कि हम ये देखते हैं कि अगर हम स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसका मतलब है कि वी आर इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज. सक्सेस इन स्कूल एंड कॉलेजेस एंड इन वंस ओन प्रोफेशन. सोशल एडजस्टमेंट, पोजेशन ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा. तो ये तमाम चीजें हैं जहां पे हमें इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, चाहे वो स्कूल कॉलेज में सक्सेस हो या किसी प्रोफेशन या जॉब में हमारी परफॉर्मेंस हो. सोशल एडजस्टमेंट हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सोशल एडजस्टमेंट मीन दैट इफ यू आर इंटेलिजेंट यू कैन एडजस्ट वेरी वेल एंड वेरी क्विक. ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उन्हें काफी अरसा लगे और वो सोसाइटी में एडजस्ट हो सकें. And whenever we change our situation, we need to have this concept of adjustment. It does not mean sometimes you must have been experienced in your previous and past schooling time that if your section has been changed and you had to learn with new peers, new friends, then you encountered with the concept of social adjustment. इसका हरगिज सिर्फ इस बात से ताल्लुक नहीं है कि आप स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से घर इसमें कितना एडजस्ट करते हैं. इसका ताल्लुक इससे भी है कि अगर एक ही सिचुएशन से डिफरेंट सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे बिहेव करते हैं और अपने सराउंडिंग लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करके सोशली एडजस्ट होते हैं. या इसका ताल्लुक जनरल इंफॉर्मेशन से कि किसमें कितनी जनरल इंफॉर्मेशन है. दीज आर ऑल एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस. The word intelligence is derived from the Latin word intelligere, which means understanding. So now we will see 5 definitions of the concept of intelligence. According to Alfred Binet, intelligence is the ability for judgment or common sense. So this is a very comprehensive definition, that how can you judge a situation and behave accordingly, and what is the level of your common sense. Thorndike defines intelligence as one's capability to deal effectively with situations. It means that how do you behave with new situations. Jean Piaget defines intelligence is the ability to adapt to one's surroundings. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडेप्टेशन टू द सराउंडिंग का मतलब है कि यू विल मोल्ड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स. वट एवर इज द डिमांड ऑफ द पीपल अराउंड यू यू विल बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड. सराउंडिंग्स में जो लोग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो आपके साथ जो डिमांड करते हैं आप वैसा बिहेव करें. इसका मतलब है कि यू आर एन एडेप्टिव बिहेवियर. In the words of Cyril Bird, intelligence is the capacity of flexible adjustment. Flexible adjustment means that there are chances that your behavior can be modified. According to David Wessler,
1977, the global capacity to think rationally, act purposefully, and deal effectively with the environment. So, global capacity means when whatever the situation will be, you will be think rationally. Thinking rationality means you are making judgment by using your cognition and cognitive abilities. आप अपने माइंड को यूज करते हुए रीजन एंड थिंकिंग कर रहे हैं. Act purposefully means you do not act without planning. You have a purpose and then you perform. Deal effectively with the environment means what is the demand of the external environment, you are behaving according to that. So after seeing these 5 definitions, you must be able to define the concept of intelligence in your own words. We see a comprehensive definition of the concept of intelligence here. Intelligence is defined as mental capability that involves the ability to reason, to plan, to solve the problems, to think abstractly, to comprehend complex ideas, to learn quickly, and to learn from experience. It is not merely or only bookish knowledge and book learning, a narrow academic skill or test taking smartness. Simply इसका मतलब यह है कि it is a comprehensive concept that covers all the areas of your life activities. Only getting good marks in one test, having good academic skills, or scoring high in a test does not mean that you are intelligent. Intelligence is a comprehensive concept, and if someone is considered as intelligent, he or she will be having good social qualities, good adjustment, good problem solving skills, and ability to reason and think abstract. These are all the skills, those are needed in one's life. How can you cope up with different situations whenever given with different challenges in life? How can you behave in that situation? This is also intelligence. अगर एक बच्चा अपनी एकेडमिक्स में बहुत आगे है लेकिन अपनी सोशल लाइफ और इमोशनल लाइफ में बहुत पुअर है, तो फिर वो इंटेलिजेंस कंसीडर नहीं होगा. इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बैलेंस के साथ लाइफ की तमाम एक्टिविटीज में लेके चलता है. यस, एकेडमिक्स कम्स फर्स्ट. उसमें ये लेवल भी शामिल है कि यू वर्क स्मार्ट, यू वर्क हाई, यू स्कोर हाई. आपकी चीजें ये सारी अच्छी हैं, आपको लेवल ऑफ कॉग्निशन अच्छा है, बट साइड बाय साइड योर एबिलिटीज टू थिंक रैशनली, to think abstractly, and to plan well, to reason well, and to solve your problems, ये सब इसमें आ जाता है. Now we will see the nature of intelligence. Intelligence is not acquired after sustained labor. It is a gift from nature. So basically अगर हम इसकी theories भी आगे पढ़ेंगे तो हमें यह concept clearly पता होना चाहिए कि बार बार वर्क करने से इंसान इंटेलिजेंट नहीं होता. इससे हाँ एबिलिटी और स्किल्स जरूर शार्प हो जाती है, बट इंटेलिजेंस इज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर, फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी. इंटेलिजेंस इज नॉट मेमोरी. हम काफी दफा इसको इससे मिक्स कर लेते हैं. अगर एक इंडिविजुअल फॉरन लेसन याद कर लेता है तो हम कहते हैं कितनी अच्छा ये, कितना इंटेलिजेंट है ये. इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपकी मेमोरी अच्छी है. एन इंटेलिजेंट पर्सन मे हैव पुअर मेमोरी. Intelligence is not a skill which a worker acquires after planned practice. बार बार रिहर्सल करने से इंटेलिजेंस बढ़ती नहीं है, ये गिफ्ट का नाम है. हाँ, लेकिन डिफरेंट स्किल्स में प्रोफिशिएंसी मिलके इंटेलिजेंट बिहेवियर जरूर बनाती हैं. इंटेलिजेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ अ गुड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल. ये भी एक बड़ी अंडरस्टूड बात है. हम ये देखते हैं कि डिफरेंट बिहेवियर्स लोगों के, जरूरी नहीं कि जो बहुत इंटेलिजेंट हो वो बहुत अच्छा बिहेव भी करेगा. क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस. टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस वी नीड टू नो द क्लासिफिकेशन, जो डिफरेंट टाइप्स जो बताई हैं इंटेलिजेंस की.
given by E.L. Thorndike and Garrett. They say that intelligence is majorly of three types: concrete intelligence, abstract intelligence and social intelligence. अब हम इनको one by one देखेंगे. What does it mean by concrete intelligence? By this word it is evident that it is a comprehensive term. It is the ability of an individual to comprehend actual situations and to react to them adequately. The concrete intelligence is evident from various activities of daily life. This type of intelligence is applicable when the individual is handling concrete objects or medicines. Engineers, mechanics, and architects have this type of intelligence. It means that when you work upon different concrete objects, you face this kind of intelligence which is called concrete intelligence. And the simple meaning of this type of intelligence is that under actual situation you will react to them accordingly. And majorly it is observed among engineers, mechanics and architects. Number second is abstract intelligence. Abstraction क्या होती है class? It means that something which is not tangible but you can grasp the idea of that thing. It is the ability to respond to the words, numbers and symbols. Abstract intelligence is required in the ordinary academic subjects in the school. Sometimes we teach students that what is abstraction and how they can understand different concepts which are not directly visible. This is required after an intensive study of the books and literature. जहाँ जहाँ आप ये टर्म एब्स्ट्रैक्शन पढ़ते हैं वहाँ हमें एक टर्म जनरलाइजेशन का भी साथ साथ सामना करना पड़ता है. ये वो टर्म्स हैं. जनरलाइजेशन का ताल्लुक एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट्स के साथ है और एब्स्ट्रैक्शन का ताल्लुक वो है कि हमें जो टेंजिबल चीजें सामने बज़ाहिर नजर नहीं आ रही लेकिन उनका कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, सच एज द कॉन्सेप्ट ऑफ लव, हेट्रेड, यूनिटी, ऑब्जर्वेबल है लेकिन डायरेक्टली टेंजिबल नहीं है. गुड टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स एक्सेट्रा हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस और इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है. Number third type of intelligence is social intelligence. It means the ability of an individual to react to social situations of daily life. Adequate adjustment in social situations is the index of social intelligence. इसका मतलब यह है कि हम लाइफ में सोसाइटी में डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करते हैं और वो इंडिविजुअल जो वेल एडजस्टमेंट कर लेता है डिफरेंट नई नई सिचुएशंस के साथ, उसको हम सोशली इंटेलिजेंट कहते हैं. Persons having this type of intelligence know the art of winning friends and influencing them. Normally leaders, ministers, members of diplomatic sources and social workers have this type of social intelligence. So what is the concept of leadership? The people who can influence the other people, and similarly the ministers and different members of the society. Alhamdulillah. Excuse me. Social intelligence का मतलब ये है कि आप different various situations के अंदर कैसे perform करते हैं and how you can have a good social adjustment in the society and how you can influence the people by your work and talk. Nature of intelligence. So we have seen in the previous slides that what is the nature of intelligence and what are the major types of intelligence. Now we will sum up that material. Thus we see the nature of intelligence as the ability for adjustment to the environment, an ability to perceive the relationship between various objects and methods, an ability to solve the problems, an ability to think independently, an ability to learn maximum in minimum period of time,
and the ability to benefit from one's own experience and the experience of others. तो ये सारी बातें हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस में आ जाती हैं कि हम कैसे परसीव करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स के रिलेशनशिप को कैसे समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं. बियॉन्ड एनी प्रेशर, हाउ कैन वी थिंक इंडिपेंडेंटली, हाउ कैन वी यूटिलाइज आवर टाइम बेस्ट, एंड हाउ कैन वी learn from the experience, not only from our own experiences but also from the experiences of others. Therefore, intelligence is an inborn ability. इस पे हम इसलिए फोकस करते हैं कि ये एक innate ability है. अभी हम पहले भी इसकी नेचर में बात कर चुके हैं कि it cannot be learned because it is not a skill, it is an ability. The distribution of intelligence is not equal among all human beings because it is God given. There is wide individual differences that exist among individuals with regard to the intelligence. So जैसे हम सब में different differences पाए जाते हैं, इसी तरह इंटेलिजेंस की बुनियाद पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं. Now, in the second part of this lecture, we will see some theories explaining the concept of intelligence. There are different theories about intelligence, none of which agree with each other. Every approach to thinking comes up with its own different perspective and assumptions, often contradicting at least one earlier theory. इस तरीके से हमें इसकी हिस्ट्री डिराइव करने का भी मौका मिलेगा. हमें ये पता लगता है कि हर आने वाली थ्योरी पिछली थ्योरी की कॉन्ट्राडिक्शन में आई है और पिछली थ्योरी के क्लेम को कुछ नया ऐड करके नई थ्योरी बना रही है. नंबर 1 इज फैकल्टी थ्योरी. इट इज द ओल्डेस्ट थ्योरी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस and flourished during 18th and 19th century. According to this theory, mind is made up of different faculties like reasoning, memory, discrimination and imagination. These faculties are independent of each other and can be developed by vigorous training. Faculty theory had been under criticism by experimental psychologists who disproved the existence of independent faculties in the brain. So basically क्या है faculty theory? वो कहता है कि हमारे माइंड के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट तरह की फैकल्टीज साइड बाय साइड काम कर रही हैं जिनका आपस में कनेक्शन नहीं है. इस थ्योरी को काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने, और उन्होंने ये कहा था कि इंडिपेंडेंट फैकल्टीज ब्रेन में मौजूद नहीं होती. वन फैक्टर विच इज यूनिफैक्टर थ्योरी. It reduces all abilities to a single capacity of general intelligence or common sense. This would imply that they are all perfectly correlated and would make no allowance for the unevenness of people, such as, that is to say, abilities along different lines. Since it goes against the common observation that an individual does possess different levels of different abilities and does not shine equally in all directions, it has no ground to stand. So the unifactor theory says हर इंडिविजुअल में डिफरेंट फैकल्टीज काम कर रही हैं और उसकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या कॉमन सेंस को शो करती हैं, और ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों में ये यूनिफैक्टर थ्योरी एक तरह की पाई जाए, because individual differences are there. Next is Spearman's two-factor theory. It was developed in 1904 by an English psychologist, Charles Spearman, who proposed that intellectual abilities were comprised of two factors. One general factor or common ability known as G factor, and the other group of specific abilities known as specific factor or S factor. According to his concept, G factor is universal inborn ability. Greater G is an individual leads to greater success in life.
जिस इंडिविजुअल में, जिस इंसान में ये जी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतने ही उसके चांसेस ऑफ सक्सेस इन लाइफ ज्यादा है। Whereas S factor is acquired from the environment. It varies from activity to activity in the same individual. यानी जिस इंडिविजुअल को जितने ज्यादा स्पेसिफिक चांसेस प्रोवाइड किए जाएंगे उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट या उसकी जो इंटेलिजेंस है उसी के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट, थर्ड इज थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। Thorndike believed that there was nothing like general ability. Each mental activity requires an aggregate of different set of abilities. This is likely to be believable. आप इस पे गौर करें तो ये पता लगता है कि मेंटल एक्टिविटी हमेशा टोटल एक्टिविटीज और एबिलिटीज का नाम है। ऐसे नहीं है कि आप अलग सुन रहे हैं तो वो फंक्शन आपका अलग काम कर रहा है, देखने का फंक्शन अलग काम कर रहा है, रीजनिंग का अलग काम कर रहा है, इमेजिनेशन का अलग। नो, ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर एन एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज। इसका मतलब है कि हमारे माइंड के अंदर सारी एक्टिविटी एज अ होल या टोटल वर्क करती है। According to his concept, he has distinguished the following 4 attributes of the intelligence. Number 1, level refers to the level of difficulty of a task that can be solved. Number 2, range refers to the number of tasks at any given degree of difficulty. Number 3 is area. It means the total number of situations at each level to which the individual is able to respond. And number 4 is speed. It is the rapidity with which we can respond to the items. So these 4 attributes of intelligence such as level, range, area and speed come up and perform different tasks. Next is Thurston's theory. According to him, primary mental abilities or group factor theory states that intelligent activities are not an expression of the innumerable highly specific factors as Thorndike claimed, nor is the expression primarily of a general factor that pervades all mental activities. So actually, according to him, it is the essence of intelligence as Spearman held. Instead, the intelligence of interpretation of Spearman and others led them to the conclusion that certain mental operations have in common a primary factor that gives them psychological and functional unity and that differentiates them from other mental operations. यानी उसने इस बात पे फोकस किया था कि पिछले आने वाली तमाम थ्योरीज को डिनाई करते हुए, बिकॉज उनमें कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है, एट द एंड ही कंक्लूडेड कि जो भी मेंटल ऑपरेशंस और हमारी कॉमन प्राइमरी फैक्टर्स साइकोलॉजिकली परफॉर्म हो रहे हैं वो हमें हमारे डिफरेंट मेंटल ऑपरेशन से फर्क या डिफरेंस करने में काम आते हैं। These mental operations then constitute a group. A second group of mental operation has its own unifying primary factor and so on. So previously developed factors को पीछे करके नए जो mental operations हैं उनके बुनियाद पे हमारे primary factors होते हैं और ये chain चलती रहती है। In other words, there are a number of group of mental abilities, each of which has its own primary factor, giving the group a functional unity and cohesiveness. Each of these primary factors is said to be relatively independent of the others. अगर हर नया प्राइमरी फैक्टर इंडिपेंडेंट ना हो तो इस तरह तो एक मिक्स अप और मैस अप बन जाएगा। जिस इंटेलिजेंस के लिए हर नया आने वाला प्राइमरी फैक्टर इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और हर फैकल्टी और एबिलिटी इंडिपेंडेंटली हर प्राइमरी फैक्टर को लेके चलती है। According to the concept of Thurston theory, Thurston has given the following 6 primary factors: the number factor, the verbal factor, the space factor, memory, the fluency factor, reasoning factor,
So we will see these one by one. The number factor, which is denoted by n, ability to do numerical calculations rapidly and accurately, यानी हम कितनी फ्रीक्वेंसी से numerical calculation कर सकते हैं. The verbal factor denoted by V, found in test involving verbal comprehension. Next is space factor denoted by S, involved in any task in which the subject manipulates the imaginary object in space. ख्याली तौर पे वो कितने ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में इमेजिन कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है. मेमोरी इन्वॉल्विंग एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली. तो हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि इंटेलिजेंस का ताल्लुक चीजों को याद करने से या जल्दी याद करने से नहीं है, बट हियर इट इज कंक्लूडेड दैट इट इज वन फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस. His word fluency factor. Word fluency factor involved whenever the subject is asked to think of isolated words at a rapid rate. जैसे आप डिफरेंट छोटे होते गेम्स खेलते थे, ए लेटर से डिफरेंट वर्ड्स बताएं, या एक वर्ड को आइसोलेट कर दें और कितने रैपिड रेट पे तेजी से आप या सब्जेक्ट वो वर्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है. द रीजनिंग फैक्टर इज डिनोटेड बाय आर, फाउंड इन टास्क दैट रिक्वायर अ सब्जेक्ट to discover a rule or principle involved in a series of group of letters. Based on these factors, Thurston constructed a new test of intelligence known as Test of Primary Mental Abilities, which is PMA. So you have gone through the theories of intelligence as well. In this lecture, we have seen the general concept of intelligence and we have seen the nature of intelligence. Can you recall what is the concept of intelligence, what are the 5 definitions, and after those a comprehensive definition of the concept of intelligence, and then the types of intelligence and its nature, and at the end we have seen some theories of intelligence which are described by different psychologists in order to explain that how does the concept of intelligence work. I hope you have understood the concepts taught in this lecture. Thank you.